डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपके साथ रवीश। मौसम खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौसम खबर में आज हम आपको जानकारी देंगे उन राज्यों के बारे में जहां भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ वो राज्य भी बताएंगे जहां पे की बारिश की संभावना ना के बराबर है। इसके अलावा बात तापमान की भी होगी। उन राज्यों की बात करेंगे जहां पर की तापमान ज्यादा रह सकता है। साथ ही साथ बात वायु की गुणवत्ता की भी करेंगे और वो भी आपको बताएंगे कि कौन से वो राज्य हैं जहां पे की वायु की गुणवत्ता ठीक रहेगी। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। झारखंड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। वहां पर 1 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। उड़ीसा की अगर बात करें तो 29 सितंबर को वहां पर भारी बारिश की संभावना है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब केरल की। केरल में 28 सितंबर को भारी बारिश होगी। तो 5 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। केरल की खबर हमने आपको बताई। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में 1 अक्टूबर को कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। असम की भी बात करते हैं। अगले 7 दिन जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। जी हां, असम की हमने आपको बात बताई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम अलर्ट की। देश के उन राज्यों की बात कर देते हैं जहां पे कि सावधान रहने की जरूरत है, जहां पे कि सतर्क रहने की जरूरत है और कुछ हिस्सा ऐसा भी रहेगा जहां पे कि नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पे कि अलर्ट जो है वो रहेगा। अगर हम बात करें गोवा और कोंकण की तो वहां पे सावधान रहने की जरूरत है। और अगर बात अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी करें तो वहां पे भी सावधान रहने की जरूरत है। वो कौन से राज्य हैं जिन पर की नजर बनाए रखने की जरूरत है? नॉर्थ ईस्ट का अगर हम बात करें, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, मिजोरम, मेघालय, असम, यहां पे नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी जो भारत रहेगा उसका भी एक बड़ा हिस्सा है, चाहे हम उड़ीसा की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, वहां पे भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। और दक्षिण भारत की भी अगर हम बात करें जहां पे कि केरल, तमिलनाडु का हिस्सा रहेगा, वहां पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसमें पूरा उत्तर भारत आता है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य रहेंगे जहां पर की कोई चेतावनी नहीं है, यहां पर की किसी तरीके का कोई अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। इसमें गुजरात की भी हम बात कर लें, वहां पर भी किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन अगर सावधान रहने की जरूरत है तो वो बात होगी गोवा की। चलिए मौसम पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं। अगले 24 से 48 घंटों तक मौसम कैसा रहने वाला है इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राज्यों के हिसाब से इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो पूर्वी उत्तर प्रदेश वो हिस्सा रहेगा उत्तर प्रदेश का जहां पे कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन अगर बात जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब की जाए तो यहां पर बारिश का कोई आसार नहीं है। सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश वो एक हिस्सा रहेगा उत्तर प्रदेश का जहां पर कि कहीं कहीं जगह पर जो है वो बारिश हो सकती है। तो नॉर्थ की अगर हम बात करें, उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो बाकी के जो राज्य हैं वहां पे बारिश की संभावना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, पूर्वी भारत की तरफ रुख कर लेते हैं। और पूर्वी भारत में अगर बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात करें तो यहां पे कहीं कहीं पे बारिश हो सकती है। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड जो कि उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसमें त्रिपुरा भी आता है, मिजोरम भी आता है, मणिपुर भी आता है और गंगे पश्चिम बंगाल भी आता है, वहां पर कहीं कहीं पे जो है बरसात हो सकती है कई जगह पर। चलिए दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। तेलंगाना की बात करते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, भीतरी कर्नाटक की अगर बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात हो सकती है। लेकिन केरल की अगर बात करें तो वहां पर अधिकतर जगह बरसात होगी। और अगर आप पूरी तरीके से देखा जाए तो केरल में काफी ज्यादा बारिश की संभावना नजर आ रही है। चलिए पश्चिम भारत का रुख कर लेते हैं। और पश्चिम भारत में अगर हम देखेंगे तो कोंकण और गोवा का वो क्षेत्र रहेगा जहां पर कि अधिकतर जगह पर बारिश रहेगी, यानी एक तरीके का अलर्ट यहां पर रहेगा। अनेक जगह बरसात कहां हो सकती है? मध्य महाराष्ट्र का वो इलाका रहेगा जहां अनेक जगह बरसात हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में भी अनेक जगह जो बरसात है वो दिखाई दे रही है। चलिए मौसम की चाल की अब बात कर लेते हैं कि 24 घंटे के दौरान मौसम किस तरीके का रहा है, तो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा बारिश और साथ ही साथ बादल भी छाए रहे। इसके अलावा अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे भी बादल छाए रहे और वहां पे हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। इसके अलावा बात अगर हम करें राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान को भी अगर हम देख लें तो वहां पर भी बादल छाए रहे और काफी ज्यादा वहां पे भी गरज के साथ जो बारिश है वो देखने को मिली। इसके साथ ही साथ पश्चिमी जो राजस्थान का जो इलाका रहा वहां पर भी काफी ज्यादा बारिश जो है वो देखी गई। अगर हम पूर्वी राज्यों की बात करें तो यहां पे तो काफी ज्यादा हिस्से में बारिश देखी गई है। असम की बात कर लें, मेघालय की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो यहां पर काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली, बादल छाए रहे और उसके अलावा लगातार बारिश भी होती रही। बिहार, झारखंड और उड़ीसा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। चलिए दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली। और तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तरी कर्नाटक की बात कर लें, रायसीमा की बात कर लें या फिर दक्षिण कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु और केरल की बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश जो है वो
देखी गई। अंडमान निकोबार की भी बात करें तो वहां पे भी भारी बारिश हुई। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र की अगर हम बात करें वो कौन कौन से राज्य थे जहां पर की काफी ज्यादा बारिश देखी गई, जैसे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात कर लें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर लें, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात का वो इलाका रहा जहां पर की काफी ज्यादा जो है वो बारिश देखी गई और साथ ही साथ वहां पर बिजली भी कड़की और बारिश भी वहां पर देखी गई है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और फिलहाल रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मौसम खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात कर लेते हैं देश के उन राज्यों की तापमान का हाल। आपको बताते हैं अलग अलग राज्यों में तापमान क्या रहने वाला है, एक नज़र डाल लेते हैं इस पर कि तापमान का हाल क्या रहेगा, कहां अधिकतम तापमान रहेगा और क्या क्या पिछले 4 दिनों का अगले 4 दिनों का हम आपको तापमान बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तापमान का हाल, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं और तापमान किस तरीके से रहने वाला है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से हम आपको तापमान बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो तापमान था वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। सामान्य से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो अधिकतम तापमान जो था वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। चलिए उत्तर पूर्व की बात कर लेते हैं, जहाँ मेघालय, असम की अगर हम बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले कुछ और राज्यों की तरफ, उनकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। दक्षिण भारत की तरफ बढ़े अगर, दक्षिण भारत में तेलंगाना और तमिलनाडु 2 ऐसे राज्य रहे जहां पे कि अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य तापमान से। तो ये 2 राज्य थे, तेलंगाना और तमिलनाडु। चलिए अब बात करते हैं कुछ और राज्यों की। पश्चिमी भारत की हम बात कर लेते हैं, वहां पे किस तरीके का तापमान रहा। लेकिन उससे पहले अंडमान निकोबार की भी आपको बात बता देते हैं। अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो वहां पे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो था वो कम दर्ज किया गया है सामान्य तापमान से। तो अलग अलग राज्यों के हम तापमान का आपको हाल बता रहे हैं, किस तरीके का यहाँ पे तापमान रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं पश्चिमी भारत की तरफ। पश्चिमी भारत में अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर जो तापमान था वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की हम बात करें, सामान्य से जो तापमान था वो कम दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं पश्चिमी राजस्थान की तरफ। जैसलमेर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तापमान सबसे ज्यादा रहा। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 38.2 डिग्री सेल्सियस जो था ये तापमान दर्ज किया गया। ये सबसे ज्यादा तापमान रहा है। चलिए अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा आपको दिखाई दे रहे, उत्तराखंड भी, यहां पे जो न्यूनतम तापमान था ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। और अगर हम बढ़ें नॉर्थ की तरफ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें या फिर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो था वो सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार या गंगे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए बात उत्तर पूर्व की भी कर लेते हैं और यहाँ पर बात करते हैं उप महाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान था ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो था वो ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य से। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों के हम तापमान आपको बता रहे हैं जहाँ ज़्यादा कम दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है तटीय आंध्र प्रदेश में, सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। बात अगर हम कर लें पश्चिम भारत की तो पश्चिम भारत में कच्छ है, सौराष्ट्र है और मध्य महाराष्ट्र है। यहाँ पर अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो ये बात थी पश्चिम भारत की, जहां के कुछ राज्यों का हाल हमने आपको बताया, कुछ राज्यों का तापमान हमने आपको बताया। अब एक बड़े हिस्से की बात कर लेते हैं, गुजरात की बात कर लेते हैं, पश्चिमी राजस्थान की बात कर लेते हैं, पूर्वी राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो कई ऐसे राज्य रहे जहां पे कि न्यूनतम तापमान जो था वो ज्यादा दर्ज किया गया और कुछ ऐसे राज्य थे जहां पे कि कम दर्ज किया गया। चलिए मध्य भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में रायसेन वो जगह रही जहां पे कि न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया। ये न्यूनतम तापमान था।
चलिए अब जानते हैं शहर के राज्यों की बात कर लेते हैं। अलग अलग राज्यों में किस तरीके से तापमान रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। और फिलहाल रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फौरन हाजिर होंगे और मौसम खबर में आपको दिखाएंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन होंगे हाजिर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। मौसम खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की। आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक किस तरीके से रहा, कौन से वो शहर थे जहां पे की स्थिति सामान्य रही और कौन से ऐसे शहर हैं जहां पे की वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत अच्छा है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में अलग अलग शहरों का हम आपको हाल बताने वाले हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पे वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक कहा जाएगा। चलिए बात अब करते हैं पटना की। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 99 रहा, इसको अच्छा कहा जाएगा। अगर वायु की लिहाज से बात की जाए तो इसे एक अच्छा सूचकांक कहा जाएगा। बेंगलुरु की बात करी जाए तो यहाँ पे 63 रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि ये भी अच्छा माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले शहर की बात कर लेते हैं। पुणे की बात करते हैं। पुणे में तो वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत अच्छा रहा है, 47 यहाँ पे दर्ज किया गया है, जिसको कि बहुत अच्छा कहा जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले शहर की बात कर लेते हैं। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में भी पुणे के बराबर आप देखें 48 यहाँ पे वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है दर्ज किया गया है, जिसे बहुत अच्छा कहा जाएगा। कोलकाता की अगर बात कर ले तो कोलकाता में भी स्थिति ज्यादा खराब नहीं है। कोलकाता की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया है, जिसे अच्छा कहा जाएगा। बात कर लेते हैं अब मुंबई की। मुंबई में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक था वो 63 रहा और इसको काफी अच्छा कहा जाएगा। बढ़ते हैं आगे, एक और शहर की बात कर लेते हैं। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है थोड़ा ज्यादा, यानी कि 91 पे रहा, लेकिन फिर भी इसे अच्छा ही माना जाएगा। चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। आप भी अगर पर्यटन के शौकीन हैं तो वो कौन कौन से शहर हैं और वहां पे पर्यटन का तापमान क्या रहने वाला है इन जगहों पर, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहां पर अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो वो 15 से 17 के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे धूप खिली रहेगी, कोई बारिश की संभावना नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। गुरुवार को 17 डिग्री तापमान रहेगा और उसके बाद कम होता
होता रहेगा। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की और अगले 4 दिन का तापमान आपको बताते हैं। अगर आप उत्तराखंड के देहरादून घूमने जाने की सोच रहे हैं तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पहले 2 दिन यानी गुरुवार शुक्रवार को 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और शनिवार और रविवार को 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो वो भी 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अच्छी बात है कि यहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं है, धूप खिली रहेगी, सूरज रहेगा, तो आप यहाँ पे प्रकृति का जो लुत्फ है वो उठा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं। यहां पर थोड़ा तापमान आपको थोड़ा अलग नजर आएगा। हालांकि अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो वो 33 से 34 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो वो 26 डिग्री रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए गुरुवार के मौसम की तो वहां बादल छाए रहेंगे और शनिवार को अगर देखा जाए तो बारिश की संभावना है। इसके अलावा शुक्रवार और रविवार के दिन भी बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना जो है वो शनिवार को जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब पहुंच जाते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में अरुणाचल चलते हैं, ईटानगर की बात करते हैं। ईटानगर अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहां अधिकतम जो तापमान है वो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यहां पर भी बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की अभी संभावना नहीं जताई जा रही है, लेकिन बादल यहां पर छाए रहेंगे, यानी कि मौसम यहां पे काफी अच्छा रह सकता है। तो अगर आप ईटानगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ईटानगर आप जा सकते हैं। तापमान की जानकारी हमने आपको दे दी। हरियाणा की अब बात कर लेते हैं, कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, जहां पर थोड़ा गर्मी आपको सहन करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पे अधिकतम तापमान चारों दिन गुरुवार से रविवार के बीच में 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो वो 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। एक बात और है, यहां पर भी धूप जो है वो खिली रहेगी। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपको गर्मी से थोड़ा सा 2-4 होना पड़ सकता है, बारिश की यहां पे कोई संभावना नहीं है और चारों दिन की अगर बात की जाए तो 34 डिग्री ही अधिकतम तापमान रहेगा। बात दिल्ली की कर लेते हैं, देश की राजधानी दिल्ली है। यहां के मौसम का हाल कैसा रहने वाला है? यहां पे अधिकतम तापमान जो है वो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आएंगे, वो 24 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। खास बात यह है कि जब हम गुरुवार की बात करेंगे तो उस दिन सूरज रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन उसके बाद बादल यहां पे छाने शुरू हो जाएंगे। शुक्रवार शनिवार और रविवार वो दिन रहेंगे जब यहां पे बादल छाए रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं दक्षिण भारत की और आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात करते हैं। अमरावती में जो अधिकतम तापमान है वो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो वो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। लेकिन गुरुवार को यहां बारिश हो सकती है, शुक्रवार को भी यहां बारिश होगी, शनिवार के दिन भी बताया जा रहा है कि यहां पर बारिश के आसार हैं। हालांकि रविवार का वो दिन रहेगा जब बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि आसमान पर बादल छाए रहेंगे। तो अमरावती में ये एक अलर्ट जरूर रहेगा कि वहां बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें और महाराष्ट्र में महाबलेश्वर क्योंकि एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटक स्थल है, उसकी अगर बात कर लें तो वहां न्यूनतम तापमान रहेगा 17 और अधिकतम तापमान अगर 4 दिनों की बात की जाए तो वो रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस और चारों ही दिन जो यहां पे संभावना जताई जा रही है वो बारिश की है। तो गुरुवार से रविवार अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो ये जरूर ध्यान में रखें कि इन चारों दिन जो है वो बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रहेगा। गुजरात की बात कर लेते हैं, सूरत एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, लोग बहुत जाते हैं वहाँ घूमने के लिए। सूरत की अगर बात करें तो यहाँ पे जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है गुरुवार से रविवार के बीच में और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। लेकिन गुरुवार के दिन अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट आपके लिए ये है कि वहाँ पे बारिश होगी, गुरुवार के दिन बारिश होगी। उसके बाद शुक्रवार शनिवार और रविवार को बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं जताई जा रही हैं, हालांकि वहाँ पे बादल छाए रहेंगे। अब बात करते हैं बोधगया की और बोधगया की अगर बात करी जाए तो बोधगया में भी जो तापमान है अधिकतम तापमान वो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 24 से 26 डिग्री के बीच रहेगा। और गुरुवार की अगर बात की जाए तो यहां पर बादल छाए रहेंगे, चारों दिन बताया यही जा रहा है कि बादल यहां पर छाए रहेंगे। हालांकि जो न्यूनतम तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस यहां पे रहने वाला है और जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। बिहार के बोधगया की हमने आपको ये सारी बात बताई। चलिए अब बात करते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करते हैं, वहां पे फसलों की खेती कैसी की जाए, क्योंकि मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें अपनी फसलों की देखभाल करनी है। तो आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तमिलनाडु के किसान धान और मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर लें और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर भंडारित कर लें। तमिलनाडु में बरसात के मौसम में नारियल के पेड़ों में गैंडा भृंग होने पर इसे रोकने के लिए राइनोल्यूर फेरोमोन जाल लगाएं। तमिलनाडु में बैंगन में इस मौसम में खस्ता फफूंदी की संभावना रहती है। बैंगन के खेतों में इस घटना के नियंत्रण के लिए वेटेबल सल्फर का छिड़काव करें। तमिलनाडु में अगर करेला में फल मक्खी का संक्रमण दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। तमिलनाडु में हल्दी में पत्ती धब्बा रोग दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक दवाएं छिड़कें। तमिलनाडु में गन्ने के खेतों में पानी जमा ना होने दें। कर्नाटक के किसान भी अरहर के खेतों में पानी जमा ना होने दें, इसके लिए वो छोटे छोटे नाले बना लें।
कर्नाटक में सूरजमुखी के पौधों में पादप रोगों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। कर्नाटक के किसान कपास की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान मौसम को देखकर ही बाजरे की फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। कर्नाटक में अमरूद में मिलीबग को रोकने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। वहीं यहाँ अनार में रस चूसक कीटों के प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर लें। कर्नाटक में मक्के में फॉल आर्मी वर्म के गंभीर संक्रमण की स्थिति में जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। अब बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल है धनिया। धनिया का उपयोग जो है वो दो तरीके से किया जाता है, हरे पत्ते के तौर पे किया जाता है, मसाले के तौर पर भी किया जाता है। तो क्या कुछ खास ध्यान रखना चाहिए धनिया की फसल के लिए, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो मौसम खबर को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आएगा, आप उसको स्कैन कर सकते हैं और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं फसलों के बारे में, और मौसम का हाल भी उससे आप हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए डीडी किसान। यहाँ की सफलता जो है अब आप तक भी सुनाई देगी। जब से मोदी जी दे रहे हैं फैसिलिटी तो और ज्यादा बदलाव हो गया। अच्छा, हाँ अच्छा हो गया। तो बहुत कम लागत लगता है, कम लागत में अधिक उपज होती है, और उपज होने से हम लोग का आमदनी भी बढ़ गया। सोच भी नहीं सकते हैं इतना आगे बढ़ गए, क्योंकि पहले लेबर से होता था, अब कृषि यंत्र से होता है। बिहार से देखिए बहुफसली खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 29 सितंबर शुक्रवार सुबह 9 बजे। पत्थर पर कैसे लगाएं प्लांट्स, कैसे करें इनकी देखभाल, किस तरह की हो सॉइल,
जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी, जिसमें मिलेगी खंगर में लगे पौधों की देखभाल और मिट्टी को चिकना बनाने की पूरी जानकारी। 30 सितंबर शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कृषि स्टार्टअप की इस जर्नी में हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव है। 10 साल हो गया है, अपने एक मसाले की प्रोसेसिंग यूनिट भी चला रहा हूँ। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत मुझे 9.5 लाख रुपए का शुरुआत में सहायता मिली थी। उस लोन को हमने कवर कर दिया, भर दिया, तो उसके बाद फिर हमको मुद्रा लोन से हमने 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या हुआ देवनारी जी, ऐसा क्या महसूस किया था आपने? दरवाजे के अंदर किसी खतरनाक शक्ति का आभास हो रहा है। तो नागिन है, नागिन। बदज़बान औरत! आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि पेड़ों को कैसे बचाया जाए। कोई इस बच्ची को छोड़ गया और हम उस बच्ची को अपने घर पे ले आए। आदू, जानकी बेटा! देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। उम्र का एक ऐसा दौर जब हर रंग अच्छे, हर संग सच्चे लगते हैं। 10 से 19 वर्ष के बीच किशोर विकास, शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल बदलाव से बिगड़ते स्वास्थ्य पर एक विशेष कार्यक्रम। किशोर अवस्था से यौवन अवस्था के दौरान होने वाली कुछ समस्याएं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मोटापा, पेट, छाती और मुंह पे बाल उगना, इन समस्याओं के बारे में और इनके उपचार के बारे में दूरदर्शन के किसान चैनल पर बताऊंगी। किशोरों में स्वास्थ्य की चुनौतियां, जागरूकता और उपचार। स्वस्थ किसान इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देखिए श्री रामचरितमानस प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली, हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है, हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे चाहने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी। जय अम्बे जगदम्बे माँ, तेरे दम से है दुनिया। फंडू फीचर फिल्म में 29 सितंबर शुक्रवार रात 9 बजे देखिए फिल्म क्रांतिवीर। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल,